वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 10 लेकर। तो आज भैया आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज कुछ नया होने वाला है क्या? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम खेलेंगे आज, है हाँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये पेयर होता है चार्जेस का, है ना। पेयर होता है चार्जेस का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance, ठीक है हाँ। जब दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस को हम कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, एक है माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 2a। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। और जो 2a है वो कम है, यानी कैसी है? स्मॉल डिस्टेंस है। अच्छा, तो अब भैया यहां पर एक चीज हमें देखने को मिल रही है, कि यहां पर जो डाइपोल है उस पर चार्ज कितना होता है? 0, माइनस प्लस, और दोनों कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो इसका मतलब डाइपोल पर चार्ज कितना होगा? 0। हाँ, और इसका मतलब भैया डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी है। अगर इस पर चार्ज 0 है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से 0 नहीं होगी। हाँ, तो अब देखो, अब एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक हम पढ़ते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं? पी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ये मीजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इट मीजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये क्या है? स्ट्रेंथ को मेजर करता है। और भैया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा भैया, अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। हाँ, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से होती है, कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। और ये वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारी स्ट्रेंथ बताता है किसी भी डाइपोल की। तो इसको लिखेंगे कैसे? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, है ना। तो अब देखो, अगर मैं डाइपोल को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? चार्ज कितना है? Q, और डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्जेस के बीच में? 2a। डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, अगर मान लो कि मैं इन दोनों चार्जेस को कैसा ले लूं? चार्जेस है मेरे पास लार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल, है ना। बहुत ज्यादा स्मॉल जितनी बोलती है ना, तो उस चार्ज उसको क्या बोलूंगा मैं? उस डाइपोल को बोलूंगा आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। क्या बोला कि अगर भैया मेरी चार्ज जो है वो है मेरे पास लार्ज, ठीक है। जितनी बड़ी चार्ज हो सकती है मैंने इतनी बड़ी चार्ज ले ली है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a उसको मैंने बहुत ज्यादा छोटा कर दिया। तो यहां से जो मेरा डाइपोल होगा वो डाइपोल होगा आइडियल डाइपोल।
वो डाइपोल कौन सा होगा? आइडियल डाइपोल। अच्छा, और जो आइडियल डाइपोल का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। जो आइडियल डाइपोल होता है, आइडियल डाइपोल जो होता है उसका साइज ऑलमोस्ट जीरो होता है। अच्छा, इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q, Q एंड माइनस Q आर रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए, है ना। 3 चार्जेस हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, और जिस ट्रायंगल की साइड कितनी है? A, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है किसका? डाइपोल मूवमेंट का। यानी उस पूरे सिस्टम की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट आएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मानो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ पहले तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी साइड और एंगल बराबर होते हैं, जिसकी साइड और एंगल बराबर होते हैं। इस पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू और माइनस 2Q। ये साइड जो है वो है A। अच्छा, अब भैया यहां पर डाइपोल मूवमेंट निकालना है, लेकिन यहां पर ये डाइपोल तो बन ही नहीं रहा। देखो, क्या ये डाइपोल बन रहा है? नहीं, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अरे हमने बोला था ना कि अगर डाइपोल होने के लिए चार्जेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर की होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो ये चार्जेस तो इक्वल है नहीं है, ये चार्ज तो इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है भैया, गलत क्वेश्चन करा रहे क्या? अरे नहीं, अब इस क्वेश्चन को क्या है, अब यहां पर डाइपोल बन नहीं रहा है, यहां पर डाइपोल बन नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें डाइपोल यहां पर बनाना पड़ेगा। दिमाग लगाओ कैसे बना सकते हो। अच्छा, अब ये 2Q है, माइनस 2Q। इस 2Q को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो इस 2Q को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, यहां पर है प्लस Q, इस पर प्लस Q। अच्छा, इस माइनस 2Q को मैं माइनस Q और माइनस Q लिख दूं? ओ भाई साहब, क्या बोल दिया भैया है। देखो, माइनस Q और माइनस Q अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो माइनस 2Q आएगा। हाँ, तो इसका मतलब अब ये जो माइनस Q और ये जो प्लस Q है, ये एक डाइपोल बना रहे नहीं बना रहे? बोला भैया अरे ये तो सवाल हो गया, फिर यहीं पे है। हाँ, ये माइनस Q और ये प्लस Q एक डाइपोल बना रहे हैं। अच्छा, और ये एक माइनस Q, ये इस प्लस Q के साथ एक डाइपोल बना रहा है? बोला हाँ बिल्कुल बना रहा है। तो इन दोनों, इस डाइपोल की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो किधर होगा? वो इधर होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, और इस डाइपोल की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो किधर होगा? वो होगा इधर, और वो कितना होगा? P। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है या नहीं होता? अच्छा, अब देखो हमारे को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ये है ना। तो इसका नेट किधर निकलेगा? इसका नेट कुछ इधर निकलेगा, ये पी नेट। तो इसका मतलब जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो इधर आएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो इधर आएगा। हाँ भैया बिल्कुल इधर ही आएगा। तो अब देखो यहां पर क्या है मेरे पास दो, यहां पर मुझे क्या है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है किसका? डाइपोल मूवमेंट का। जब भी मैं रिजल्टेंट निकालता हूं और जब दो वेक्टर्स मेरे पास सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो कितना आता है? जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो कितना आता है? 2a cos थीटा y 2, यही निकल के आता है। हाँ भैया, तो रिजल्टेंट हमें किसका निकालना है? डाइपोल मूवमेंट का। तो पी नेट निकालना है नहीं निकालना? हाँ, 2a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? p cos थीटा y 2, यानी थीटा कितना मेरा? 60, तो थीटा y 2 कितना होगा? 60/2, 30 डिग्री। तो पी नेट यहां से कितना निकलेगा? पी नेट जो निकलेगा वो 2p cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हाँ, 2 से ही 2 कैंसल, तो पी नेट कितना आ गया? पी नेट जो है वो आया √3 टाइम्स ऑफ p, √3 टाइम्स ऑफ p। अच्छा, p क्या है होता है? p होता है हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, तो अगर मैं इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट निकालूं तो वो कितना होगा? P इक्वल टू चार्ज कितना है? Q, और साइड कितना है? देखो इस ट्रायंगल की साइड कितनी रखी है? A, है ना। देखो भाई, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितना है? A, ये भी A होगा ना, होगा यहां से यहां तक। हाँ, तो Q इंटू A, तो यहां से जो P नेट निकल के आएगा वो कितना आएगा?
√3q इंटू ए, कितना निकलेगा √3q इंटू ए। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें डाइपोल की वजह से, कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर। यदि किसी भी डाइपोल की एक्सिस पर हमें क्या है अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये डाइपोल है, कोई डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये क्या है, मान लो हमारे पास कोई एक डाइपोल है, ठीक है। अच्छा, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a है। इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a है। अगर अब हमें क्या है, एक्सियल पॉइंट यानी इस डाइपोल की एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो डाइपोल की एक्सिस क्या होगी, देखो ये डाइपोल की एक्सिस होगी ना, हाँ ये है डाइपोल की एक्सिस। तो ये क्या हुआ, मान लो कि इस डाइपोल की इस एक्सिस पर P पॉइंट है कोई, उस पर हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, हाँ। और ये क्या है, डाइपोल का सेंटर है, C इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, C इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। और जो सेंटर से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसको हमने बोल दिया है R। उसको क्या बोल दिया है, R। इतना सब कुछ समझ में आया। हमारे पास एक डाइपोल है ना, जिसकी डिस्टेंस 2a है, यानी जिसकी लेंथ 2a है, उसका सेंटर C है, और उस सेंटर से R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है उस डाइपोल की एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें निकालनी है। अच्छा, अब इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस चार्ज की वजह से भी, और माइनस Q चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोला हाँ सर बिल्कुल होगी भैया। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी भाई, प्लस Q चार्ज की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। हाँ, तो इसको मान लो कि मेरे पास जो माइनस Q चार्ज है, इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो प्लस Q चार्ज की वजह से क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी वो क्या होगी, E2, ठीक है। हाँ, और माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगी, टुवार्ड्स द चार्ज, यानी उसी चार्ज की तरफ होती है। तो ये रही, इसको बोल दिया मैंने E1। अच्छा, अब देखो जो प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज की डिस्टेंस P पॉइंट से क्या है, देखो इस प्लस Q चार्ज की डिस्टेंस P पॉइंट से क्या है, कम है। अरे मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो अगर मैं इस माइनस Q चार्ज की डिस्टेंस देखूं P पॉइंट तक, तो क्या है, ये ज्यादा है, और प्लस Q पॉइंट की और प्लस Q चार्ज की और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो यहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की वजह से। अब क्या है कि ये जो प्लस Q चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस है P पॉइंट तक की, वो कम है किससे, माइनस Q चार्ज से, है ना। देखो अगर मैं भाई डिस्टेंस करूं, अगर माइनस Q और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो ज्यादा रहेगी, और प्लस Q और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो कम है ना। प्लस Q चार्ज और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम है, और माइनस Q और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब यहां पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इस चार्ज की वजह से, बोलो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज की वजह से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये इस P पॉइंट के पास है, इस P पॉइंट के पास है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब जो E2 है, E2 जो है वो E1 से ज्यादा होगी, E2 जो है वो E1 से ज्यादा होगी। हाँ, तो भैया फिर E एक्सियल, E नेट कैसे निकलेगा, या फिर E एक्सियल कैसे निकलेगा, E एक्सियल कैसे निकलेगा, E एक्सियल मतलब इस P पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकलेगी, वो आएगी E2 माइनस E1। कैसे आएगी, E2 माइनस E1। और वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो आएगी इस डायरेक्शन में, E एक्सियल। वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, E एक्सियल, ठीक है। हाँ, अब क्या है भैया, हमें यहां तक तो सब पता चल गया, लेकिन E1 और E2 की वैल्यू नहीं पता है अभी तक हमें E1 और E2 की वैल्यू नहीं पता है। तो वो कैसे निकाले, अगर मैं E1 को लिखना चाहूं, अगर मैं E1 लिखना चाहूं तो E1 क्या होता है, Q चार्ज कितना है, Q। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या है, E1 ये है। अब इस चार्ज की डिस्टेंस इस P पॉइंट से हमें कितनी लेनी है, देखो इस चार्ज से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस, माइनस Q चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितना है, कितनी डिस्टेंस होगी, ये माइनस Q से देखो, एक तो ये R है सेंटर तक,
P पॉइंट से सेंटर तक R, और ये जो डिस्टेंस होगी 2a है डाइपोल की, तो माइनस Q से सेंटर तक की डिस्टेंस a, और इस सेंटर से प्लस Q तक की डिस्टेंस भी a, है ना। अब देखना इस P पॉइंट से मैं इस माइनस Q तक की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो इस P पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है R, सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है R, और इस सेंटर से माइनस Q तक की डिस्टेंस कितनी है a, तो R को और a को जोड़ दूं तो माइनस Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस निकल आएगी। बोला हाँ भैया बिल्कुल निकल आएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी माइनस Q से P पॉइंट तक, वो होगी R प्लस a, कितनी होगी R प्लस a, समझ रहे हो, हाँ वो कितनी होगी R प्लस a। अच्छा तो लगा दो के क्यू अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी के क्यू अपॉन R स्क्वायर, और R क्या है यहाँ पर R प्लस a। अच्छा अब E2 निकालो, E2 क्या होगी के क्यू, और यहाँ पर डिस्टेंस कौन सी लेंगे, इस प्लस Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस। देखो अगर मैं इस P पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस में से इस सेंटर से Q चार्ज तक की डिस्टेंस को घटा दूं तो ये Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस निकल आएगी। अगर मैं R में से A को घटा दूं, समझो R में से मैं A को घटा दूं तो ये मेरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। हाँ तो ये कितनी होगी, ये होगी R माइनस A, कितनी होगी R माइनस A, तो यहाँ पर क्या होगा R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू पता चल गई, E2 की वैल्यू पता चल गई, ई एक्सियल निकाल दो, यहां से ई एक्सियल निकाल दो। P2 कितना है के क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना है के क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से हम करेंगे क्या, यहां से हम करेंगे क्या, के क्यू को यहां से हम ले लेंगे कॉमन, के क्यू को क्या कर लेंगे यहां से ले लेंगे कॉमन। अब देखो के क्यू को जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अच्छा अब यहां पर क्या लेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, इसका क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा के क्यू और इसका क्या ले लिया हमने एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा देखो R माइनस A और R प्लस A, R माइनस A R प्लस A कितना होता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हाँ और इसका क्या है दोनों पे होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ा दो। अब होगा क्या, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या होगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। तो अब यहां से जो ई एक्सियल जो निकल के आएगी, जो ई एक्सियल हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी के क्यू और R प्लस A का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये कितना होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है हाँ, माइनस R माइनस A का कितना होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, माइनस 2AR, और नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये ब्रैकेट में, ये देखो माइनस का टर्म है ब्रैकेट के आगे, अगर मैं इस माइनस को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूं तो जो संख्या माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी नहीं। अरे जब मैं इस माइनस को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब देखो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस ब्रैकेट को खोलूंगा तब तो होगा क्या, जब मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा R स्क्वायर कैसा था प्लस में, तो ये माइनस में ही रहेगा। अब A स्क्वायर कैसा है प्लस में, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 2AR कैसा है माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, हाँ। अब देखो कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, हाँ देखो कट रहा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट रहा है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट रहा है, तो हमारे पास अब क्या निकल के आएगा यहाँ से के क्यू। अब देखो 2AR और ये 2AR कितना हो जाएगा यहाँ से 4AR, कितना होगा 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा के क्यू इंटू, अब 4AR को मैं कितना लिख सकता हूं 2A इंटू 2R लिख सकता हूं, बोलो 2A इंटू 2R में इसको लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भैया,
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अरे 4ar है ना, मैंने इसको खोल के लिख दिया 2a इंटू 2r, तो कितना होगा 4ar ही तो होगा। अच्छा भैया फिर ऐसा लिखने से हो क्या गया, ऐसा लिखने से हो क्या गया, अरे q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, अरे q चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। हाँ तो ऐसे E एक्सियल कितना निकलेगा हमारा, E एक्सियल कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, कितना है 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट कीजिए इसको, हाँ इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब देखो, अब मान लो कि मेरे पास जो डाइपोल है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, है ना। शॉर्ट डाइपोल की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट डाइपोल की अगर मैं बात करूं, देखो शॉर्ट डाइपोल कैसे होगा ये, अगर मान लो कि ये जो 2a है ये r से बहुत ज्यादा क्या हो जाए, छोटी हो जाए, है ना, r से बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, इसका मतलब ये जो a है ये भी r से छोटी होगी, ये भी r से छोटी होगी, मतलब बात हो रही है यहां पर शॉर्ट डाइपोल की, शॉर्ट डाइपोल की, शॉर्ट डाइपोल की, ठीक है। अच्छा तो ये चीज हो रही है, तो फिर यहां पर होगा क्या, आपकी जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा आर स्क्वायर के, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फिर हम आर स्क्वायर ही लिख देंगे, फिर ए फे को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है और उसके लिए फिर हम क्या है, इस डिस्टेंस को यानी जो डाइपोल की डिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी इस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 0 कर देंगे, तो यहां से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म क्या है, वो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ई एक्सियल वो कितनी थी 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कितना लिख दूं, आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2kpr अपॉन आर की पावर 4, आर की पावर 4। अच्छा एक आर से यहां पर एक आर कट जाएगी, तो ई एक्सियल कितना निकलेगा, ई एक्सियल हमारा कितना निकल के आएगा 2kp अपॉन आर क्यू, वो कितना निकलेगा 2kp अपॉन आर क्यू, ठीक है, वो कितना निकलेगा kp अपॉन 2kp अपॉन आर क्यू। अच्छा अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एक चीज देखो कि जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है एक्सियल पॉइंट पर, है ना, किसी भी डाइपोल के, वो क्या है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यू के, यानी अब के यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के कैसे है, आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ना कि आर स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना, ये चीज याद रखना। लेकिन जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती थी, और डाइपोल की वजह से ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यू के। अच्छा और एक चीज देखो, इसका मैं अगर डाइपोल मूवमेंट निकालूं तो वो किधर आएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी इधर आएगा डाइपोल मूवमेंट, हाँ भैया बिल्कुल आएगा, और एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, डाइपोल भी इधर, और एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही आएगी, तो फिर मैं इसको वेक्टर में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, सेम डायरेक्शन है, तो इसको ऐसे में लिख सकता हूं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये लो, ठीक है। तो ये था जो मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर जो मुझे सब कुछ बताना था वो मैंने तुमको बता दिया भैया, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अब किस पर बात करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और क्या है, अब हमें डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, डाइपोल बना लेते हैं पहले तो, माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये इसका सेंटर है, अच्छा और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है 2a, हाँ
अच्छा भैया इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है कि डाइपोल के सेंटर से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, है ना, डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं और उस लाइन पर जो पॉइंट होगा वो क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है ना। समझो मेरी बात समझो। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है कि मैं एक डाइपोल बनाऊं और उस डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, और उस लाइन पर जो कोई पॉइंट अगर मैं लूं उस पॉइंट को बोलूंगा, कौन सा पॉइंट? उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? उस पॉइंट को बोलूंगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस पॉइंट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा अब देखना, अब इस पॉइंट पर मान लो माइनस क्यू चार्ज, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ तो भैया अब जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से क्या होती है? अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कैसे होगी? ऐसे, अवे फ्रॉम दी चार्ज। हाँ बहुत सही। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से कैसे होगी? टुवार्ड्स दी चार्ज। कैसे होगी? टुवार्ड्स दी चार्ज। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू चार्ज की वजह से ऐसे, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इसकी तरफ। अच्छा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कुछ ऐसे निकल के आ जाएगी, यहां से न्यू इस डायरेक्शन में निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अच्छा मान लो कि ये डिस्टेंस कितनी है? ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है r। तो फिर इस पी पॉइंट से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस कितनी होगी? भाई देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वो कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होती है? ए। पिछले क्वेश्चन में देखा था अभी, पिछली डेरिवेशन में। हाँ तो फिर ये भी कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, देखो ऐसे है ये कुछ, ये ठीक है। हाँ ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास आर, तो ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका रूट। समझ गए नहीं समझे? हाँ तो अब मान लो, अब हमारे पास ये क्या है? अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। बोला बात बिल्कुल सही है भैया। अच्छा अब यहां पर जो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ऊपर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? देखो एक आएगा ई साइन थीटा ऊपर की तरफ, ई साइन थीटा, और थीटा इधर थीटा होता है, इधर कौन सा होता है? कॉस थीटा, तो इधर क्या आएगा? ई कॉस थीटा। इधर कौन सा आएगा? ई कॉस थीटा। अच्छा और जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई साइन थीटा, देखो एक होगा कौन सा? ई साइन थीटा, और एक होगा इधर ई कॉस थीटा, और ई कॉस थीटा कितना होगा? 2 ई कॉस थीटा। अच्छा तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ तो अब जो इधर इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी? ऐसे, वो आएगी ई इक्वेटोरियल पॉइंट पर किधर आएगी? ऐसे, ई इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे आएगी? ऐसे। अच्छा तो अब यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो वो किसकी वजह से आएगी? 2e cos थीटा की वजह से आएगी। वो किसकी वजह से आएगी? 2e cos थीटा की वजह से आएगी। अच्छा अब यहां पर e क्या है? e है k q अपॉन r। भैया r कितना लूं? r लूंगा इस पॉइंट p से चार्ज की डिस्टेंस, दोनों चार्ज की डिस्टेंस सेम है, तो कितना लूंगा? रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं इसको कितना लिख सकता हूं? रूट से ये कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो इसको कितना लिख सकता हूं? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना लिख सकता हूं? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई की वैल्यू लिख ली। अच्छा यहां पर 2 भी था ना, 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या है? कॉस थीटा। समझ गए? हाँ तो 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ये है। अब cos थीटा की वैल्यू कितना लिखूं मैं यहां से, देखो ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये है r और ये है a, और ये कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं कितना भी लिख सकता हूं, इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बोलो। अरे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। हाँ, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू बेस कितना है a और हाइपोटेन्यूज कितनी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, हाँ यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया भैया, बिल्कुल आ गया। तो अब यहां से होगा क्या, यहां से होगा क्या भैया, देखो अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है 1/2, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। हाँ देखो 2k q इंटू ए अपॉन, अब मैं 1 को 1/2 से ऐड करूं तो कितना आएगा, यह जाएगा 3/2। हाँ तो कितना आएगा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, अब मैं इसको खोल के और लिखना चाहूं, देखो कैसे लिखूंगा, ई इक्विटोरियल, ई इक्विटोरियल अगर मैं लिखना चाहूं, ऊपर लिखते हैं ना, ई इक्विटोरियल वो कितना है 2। अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, के क्यू इंटू 2a, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा लिखने से क्या हो गया, क्यू इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ए इक्विटोरियल कितना आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्विटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। हाँ तो यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया यहां तक, ठीक है। अब मान लो कि जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आर स्क्वायर के, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा डाइपोल कैसा है, शॉर्ट डाइपोल है हमारे पास, क्या है, शॉर्ट डाइपोल है। समझ गए यहां तक बात को, हम शॉर्ट डाइपोल ले तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ तो इक्विटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फिर वो कैसे आएगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कितना लिख सकता हूं, आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, उसकी पावर कितनी 3/2। तो यहां से वो कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यू, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इक्विटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से वो कितनी आएगी, केपी अपॉन आर क्यू, केपी अपॉन आर क्यू। और यहां पर भी मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यू के, डिस्टेंस के क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ भैया बिल्कुल, है ना, हाँ बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा अब मैं इसको यहां तक समझ आ गया, कितनी होती है इक्विटोरियल पॉइंट पर, इक्विटोरियल पॉइंट पर कितनी होती है, इक्विटोरियल पॉइंट पर कितनी होती है, केपी अपॉन आर क्यू, केपी अपॉन आर क्यू। ये किसके लिए है, शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये किसके लिए है, शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। अच्छा अब भैया यहां पर इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इक्विटोरियल पॉइंट की वजह से इधर डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो किधर होगा, -q से +q इधर, है ना। अब के देखो डाइपोल मूवमेंट इधर और इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसका मतलब जब मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूंगा, जब मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या है, यहां पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भैया, माइनस साइन क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है और जो इक्विटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, और डाइपोल मूवमेंट किधर है, इधर। तो जब मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा तो मुझे यहां पर क्या है, माइनस का साइन लेना पड़ेगा, मुझे यहां पर माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। इक्विटोरियल पॉइंट पर कितनी आती है, केपी अपॉन आर क्यू, कितनी आती है, केपी अपॉन आर क्यू। और एक्सियल पॉइंट पर कितनी आती थी, 2 केपी अपॉन आर क्यू, इक्विटोरियल पर केपी अपॉन आर क्यू। इसको नोट कीजिए।
तो अब क्या है, अब हम निकालते हैं किसी भी एक जनरल पॉइंट पर, यानी आपके जो पॉइंट है वो ना ही एक्सियल पॉइंट है ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये क्या है, कोई एक जनरल पॉइंट है, और इस जनरल पॉइंट पर हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम एक डाइपोल बनाएंगे, और इस बार डाइपोल बनाएंगे हम कैसे, देखो ये हमने इस डाइपोल को P से डिनोट कर दिया है भैया, ये हमने डाइपोल बना लिया। क्यों? क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है किधर होती है, -q से +q। तो ये डाइपोल कैसे बन रहा है, ऐसे। अच्छा, अब इस डाइपोल से हमने कुछ थीटा एंगल पर कोई एक पॉइंट लिया है। अब इस डाइपोल से हमने थीटा एंगल पर कोई एक पॉइंट लिया है, ठीक है, क्या है, थीटा एंगल पर हमने कोई एक पॉइंट लिया है जिसको हमने नाम दे दिया O, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, O। और बोला है कि अब इस पॉइंट पर हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो भैया अब मैं इसको निकालूंगा कैसे यार, ये तो बता दो, उसको निकालूंगा कैसे, ऐसे तो निकलेगा नहीं, ये ऐसे तो निकलने वाला है नहीं। अब मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डाइपोल मूवमेंट के कंपोनेंट्स कर दूंगा, यानी इस पी के कंपोनेंट कर दूंगा भैया पी के कंपोनेंट कर दोगे, हाँ। तो देखो cos थीटा है, और cos थीटा के साथ क्या आता है, सॉरी यहां पर क्या है, थीटा, यहां पर क्या है, थीटा, और थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos थीटा वाला आएगा, नहीं आएगा, p cos थीटा, p cos थीटा, ये रहा। अच्छा, अब इधर कौन सा आएगा, फिर इधर कौन सा आएगा, p sin थीटा, इधर कौन सा आएगा, p sin थीटा। और ये जो दोनों जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये जो O पॉइंट है ये P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट का काम कर रहा है, ये जो O पॉइंट है ये P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट का काम कर रहा है। अरे देखो, एक ये डाइपोल बन रहा, एक ये डाइपोल बन रहा। अब मैंने दो डाइपोल बन रहे हैं ना, एक तो एक ये डाइपोल और एक ये डाइपोल, और एक हमारा ये ओरिजिनल डाइपोल, तीन डाइपोल हो गए। अभी ओरिजिनल डाइपोल को और P sin थीटा वाले डाइपोल को भूल जाओ। अब हमारे पास क्या है कि केवल और केवल ये P cos थीटा वाला डाइपोल है, ये रहा। और ये जो एक्सियल पॉइंट, ये जो O पॉइंट है वो इसके एक्सियल पॉइंट पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, देखो पड़ रहा है, हाँ। तो एक्सियल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती थी, वो किधर होगी, इधर ई एक्सियल। बोला सही है या नहीं है, हाँ। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो O पॉइंट है ये इस P sin थीटा वाले डाइपोल से परपेंडिकुलर है, ये जो O पॉइंट है ये P sin थीटा वाले डाइपोल से परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए ये जो पॉइंट है P sin थीटा के लिए वो इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो अपोजिट टू दी डाइपोल मूवमेंट आती थी। तो डाइपोल मूवमेंट किधर है इसका, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसकी कुछ ऐसे, और वो क्या होगी, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। तो फिर ई नेट कैसे निकलेगा भैया, इसका ई नेट निकलेगा कुछ ऐसे, ई नेट कैसे निकलेगा कुछ ऐसे, ठीक है। बना लीजिए इस चित्र को, इस फिगर को बना लीजिए। अच्छा, पर भैया ई एक्सियल कितनी होती थी हमारी, ई एक्सियल कितनी होती थी, वो होती थी 2kp, और यहां पर p क्या है, cos थीटा, यानी p cos थीटा अपॉन rq, 2kp cos थीटा अपॉन rq। और इक्वेटोरियल कितनी होती थी भैया हमारी, kp अपॉन rq, kp अपॉन rq। तो p क्या है यहां पर, sin थीटा, p sin थीटा, तो kp sin थीटा अपॉन rq, kp sin थीटा अपॉन rq। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सियल का ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर और उसका रूट, उसका क्या कर दो, रूट। यहां तक समझ में आ गया, हाँ। तो अब हम क्या है, अब हम निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, एक्सियल की लिखो, एक्सियल की कितनी है, एक्सियल की है 2kp cos थीटा अपॉन rq, और प्लस इक्वेटोरियल की कितनी है, kp sin थीटा अपॉन rq, kp sin थीटा अपॉन rq। इसका क्या है, होल स्क्वायर, और देखो इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, और इसका कर दो रूट, इसका कर दो रूट। ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, ये जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। अच्छा, अब यहां से मैं करूंगा क्या, ये है मेरा रूट, यहां से मैं kp अपॉन rq का होल स्क्वायर क्या है, कॉमन ले लूंगा। देखो kp अपॉन rq का होल स्क्वायर मैंने यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, 2 cos थीटा
2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अंदर ये बचेगा, अंदर ये बचेगा, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा केपी अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर है, ये बाहर निकल आएगा, तो वो कितना आएगा केपी अपॉन आर क्यू, केपी अपॉन आर क्यू, और रूट में क्या बचेगा मेरे पास, रूट में बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अरे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 1, तो E इक्वल टू कितना होगा KP अपॉन आर क्यू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी किस पर, एक जर्नल पॉइंट पर, ये नोट कर लिया। हाँ, तो अब देखो अगर मैं यहां पर एंगल निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्टेंस के बीच का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस के बीच का, डिस्टेंस क्या थी हमने देखो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, ये जो ये हमने मानी थी आर, ये मान लो आर है। अब मैं इस आर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का वो निकालना चाहूं एंगल, वो कितना है मान लो अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा यहां से tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा कितना होगा यहां से E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल, वो कितना होगा E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल, यही तो होगा। हाँ, E इक्वेटोरियल कितना था, E इक्वेटोरियल कितना था KP sin थीटा अपॉन आर क्यू, KP sin थीटा अपॉन आर क्यू, और एक्सियल कितना था 2KP cos थीटा अपॉन आर क्यू, 2KP cos थीटा अपॉन आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू कैंसल, KP से KP कैंसल, तो ऐसे tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा कितना आ गया sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, मतलब जो हमारा tan अल्फा आ रहा है वो आ रहा है tan थीटा अपॉन 2, tan थीटा अपॉन 2, tan थीटा अपॉन 2, वो क्या है हमारे पास, अगर मैं इस अल्फा को निकालूं वो कितना आएगा tan थीटा अपॉन 2, यानी अल्फा जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। और इस एक्सिस के लिए ये क्या है एक्सिस है, ये क्या है हमारी एक्सिस है, और इस एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा, एंगल विद एक्सिस, एंगल विद एक्सिस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के साथ देखो एक थीटा पहले तो ये एक्सियल फिर इक्वेटोरियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी ऐसे। हाँ, तो कितना है देखो ये हो गया एक तो थीटा प्लस और ये आर एंगल और इधर सॉरी अल्फा एंगल इधर जा रहा है, थीटा प्लस अल्फा, ये क्या है एंगल है किसके लिए एक्सिस के साथ एंगल, ये क्या है एक्सिस के साथ है एंगल, ये है एक्सिस के साथ एंगल, है ना। हाँ, तो नोट हो गया यहां तक। अब देखो मैंने बोला था कि मैं इस जर्नल पॉइंट पर निकाल के इसमें थीटा की वैल्यू रखूंगा और इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पर मैं निकाल लूंगा। हाँ, तो एक्सियल पॉइंट जो होता है, एक्सियल पॉइंट के लिए अगर मैं एक्सियल पॉइंट के लिए बात करूं तो एक्सियल पॉइंट के लिए जो थीटा होता है वो कितना होता है 0 डिग्री, थीटा कितना होता है 0 डिग्री। अगर मैं यहां पर थीटा 0 रखूंगा तो कितना आएगा E KP अपॉन आर क्यू, तो cos स्क्वायर थीटा यानी cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी √4, और √4 कितना होता है 2, तो कितना आ गया 2KP अपॉन आर क्यू, 2KP अपॉन आर क्यू। देखो क्या यही निकलता था एक्सियल पॉइंट पर। हाँ, अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा जो था वो 90 डिग्री था, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अब देखो थीटा जो 90 डिग्री अगर मैं रखूंगा तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा KP अपॉन आर क्यू। ये देखो हमने इससे इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी निकाल लिया और एक्सियल पॉइंट पर भी निकाल लिया। देखो यही आ रहा था इक्वेटोरियल पर 2KP अपॉन आर क्यू, सॉरी एक्सियल पर, और इक्वेटोरियल पर क्या आ रहा था KP अपॉन आर क्यू। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर इसके बाद इस चैप्टर पर हमारी 3-4 वीडियो और बची हैं, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद फिर अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें क्या बचा है
अभी देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और है ना, और फिर उसके बाद हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ना है, फिर उसके बाद गॉस लॉ है, और गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।